आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक यूआई आया है, एक आरएपी आया है, टेंडर आया है फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो जो एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका ह्यूमन राइट्स पे वर्क करने का कुछ भी एक्सपीरियंस है, ह्यूमन राइट्स पे वर्क करने का जिनका कुछ भी कनेक्ट है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। खास करके जो थिंक टैंक वाले लोग हैं, जिनको समाज में कुछ अलग करने का, समाज में हो रहे करप्शन, हो रहे अत्याचार, हो रहे क्राइम्स के खिलाफ अपना आवाज उठाने का इच्छा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप मानव अधिकार के क्षेत्र में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे रिसर्च करने का काम कर सकते हैं। और रिसर्च करने के लिए जो फंडिंग है, जो एक्सपेंसेज है, वो एक्सपेंसेज आपको एज ए ग्रांट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आपको मिल जाएगा। बात पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, या जो कुछ आइडेंटिफाइड फोकस एरियाज है इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। उसके बारे में वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हैं। पहले सबसे फर्स्ट है एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट बाय पीडब्ल्यूडी। जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, तो दिव्यांग लोगों का एम्प्लॉयमेंट में या रोजगार या स्वरोजगार बोल लीजिए, वहां पर कितना अवेलेबिलिटी है मार्केट में इनके लिए, और जो अवेलेबिलिटी है उसमें इनका एक्सेसिबिलिटी कितना है। एक तो होता है कि सुविधाओं का उपलब्ध होना, और दूसरा होता है कि जो सुविधा उपलब्ध है वहां तक इनका पहुंच होना। मान लिया कि उपलब्ध सुविधा कराई गई, लेकिन जिनको लिए उपलब्ध कराई गई उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का क्या पोजीशन है, उनको कितना स्किल डेवलपमेंट का नीड है अभी, और या उनको अगर अपना रोजगार शुरू करना हो, अपना स्वरोजगार स्थापना करना हो, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उनका कितना ट्रेनिंग हुआ है या कितना ट्रेनिंग करने की नीड है उनको। स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या अवसर उपलब्ध है उनके लिए, या रोजगार के लिए, जॉब के लिए कितना मार्केट में उनके लिए जॉब अवेलेबल है, और कितना वो उस जॉब को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये एक टॉपिक है। वैसी एनजीओ जो पीडब्ल्यूडी, पीपल विद डिसेबिलिटीज के ऊपर काम कर रही है या काम करना चाहती है, तो वे एनजीओ यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, जो दिव्यांगों के लिए काम करना चाहते हैं और यहाँ पर रिसर्च करने का काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंड फोकस एरिया का, सेकेंड टॉपिक का। सेकेंड टॉपिक है सर आपका ह्यूमन राइट्स एब्यूज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के बहुत सारे टाइप के इंस्टीट्यूशनल बायस है। तो ये सब जो समाज की प्रॉब्लम है, जो खेल जगत में ये सब जो समस्या है स्पोर्ट्स एरा में, तो इन सब समस्याओं के लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है महिलाओं के लिए, महिलाओं के हो, इसके लिए क्या अधिकार है, क्या रेमेडीज है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड फोकस एरिया का। जो थर्ड फोकस एरिया है
that is organized begging by children and transgender persons. आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम गाड़ी से बढ़ते हैं, कैसे भी चलते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहां भीख मांग रहे होते हैं, ट्रांसजेंडर लोग वहां पर भीख मांग रहे होते हैं। तो ये जो बेगर्स है या ट्रांसजेंडर्स हैं या बच्चे हैं जो वहां पर भीख मांग रहे हैं, सर इनके पीछे बड़े बड़े रैकेट काम करते हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मार्केट में बच्चों को ट्रैफिकिंग करके बच्चों को लेकर के आना, ट्रांसजेंडर को वहां पर इन्वॉल्व करना और उनसे रेड लाइट पर भीख मंगवाना। सर पोजीशन यहां तक है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पुलिस की टीम इनको पकड़ के, मतलब मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, कि दिल्ली के रेड लाइट पर जो बच्चे भीख मांग रहे थे, उनके एक गैंग को दिल्ली पुलिस पकड़ के, चूंकि वो लोग बांग्लादेशी थे, उनका बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ उधर छोड़ करके आ गई। जब तक ट्रेन से दिल्ली पुलिस वापस दिल्ली पहुंचती, उसके पहले बाई फ्लाइट ये लोग वापस दिल्ली में पहुंच चुके और यहां पर अपना जो कार्यक्रम था अपना चालू था इनका भीख मांगने का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग इनका रैकेट है, कितना स्ट्रांग इनका नेटवर्क है। तो यहां पर ये जो बेगिंग हो रहा है, इससे उन बच्चों का ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों का ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं। तो जो ट्रैफिकिंग है उसका क्या रिस्क है, रीजन क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स परिस्थिति सिचुएशन है इस मैटर में, इसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का मेजर्स क्या है, और इसके प्रति गवर्नमेंट का जो एक्शन है, रिएक्शन से कहां पर कमी है, कहां पर सुधार की जरूरत है, इस टॉपिक पर रिसर्च करके आपको देना है। तो जो एनजीओ बेगर्स के लिए या बच्चों के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए काम करना चाहती है, जिनका इसमें काम करने का अनुभव है, वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट का काम ले सकते हैं। फोर्थ जो फोकस एरिया है, दैट इज राइट्स ऑफ LGBTQIA+ persons with special reference to right to property and inheritance। ये जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस से अलग लोग जो है, जैसे वुमेन गे बोल लीजिए, लेस्बियंस हो गए, गे हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, क्वियर हो गए, इंटरसेक्स हो गए, असेक्सुअल हो गए, प्लस इस प्रकार के जो कैटेगरीज है जो नॉर्मल से अलग है, मेल फीमेल कैटेगरी से जो अलग, ये जो 6-7 टाइप्स के जो पर्सनालिटीज है, ये जैसे ही कहीं पर डेवलप होते हैं या है, सबसे पहला काम इनके साथ होता है समाज में कि इनको राइट जो इनका है प्रॉपर्टी के ऊपर, इनहेरिटेंस जो इनका है, वहां प्रॉपर्टी से इनको बेदखल करके भगा दिया जाता है। तो इन चीजों से उनका अपना राइट है, अपना उनका पर्सपेक्टिव है जीने का, उनका अपना मन है, अपना जीवन है, अपना उनका विजन विल है। सही है गलत है मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। यहां पर जो कंसर्न है NHRC का, वो कंसर्न ये है कि उनका जो प्रॉपर्टी में, जो इनहेरिटेंस में उनका जो राइट है, वो राइट एंश्योर्ड हो, वो राइट उनको मिले। उनका क्या राइट्स है प्रॉपर्टी पर, उसके लिए गवर्नमेंट का लॉज पॉलिसीज क्या है, उनको प्रॉपर्टी मिलने में कौन कौन सी प्रकार की बैरियर्स, कौन कौन सी प्रकार की बाधाएं आ रही है, और जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कहीं पर फॉर्म फिलअप करना है तो वहां पर उनके स्पेसिफिक जेंडर का नाम मेंशन करने का प्रावधान हो। तो समाज में इसका क्या पोजीशन है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च करके देना है। इसके लिए ये प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एनजीओ
LGBTQIA प्लस पर्सन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिनका इस कार्य में अनुभव है इस क्षेत्र में, वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ फोकस एरिया है सर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अडॉप्शन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पर्सनल लॉज एंड रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो एडॉप्शन का कानून है इंडिया में, जो एडॉप्शन का प्रावधान है इंडिया में, उसका किस प्रकार से फंक्शनिंग हो रहा है, जो एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है वो किस प्रकार से काम कर रही है, इसमें क्या कानून है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और कहां पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है एडॉप्शन लॉ में इंडिया में, उसके ऊपर आपको रिसर्च करके देना है। तो जो एनजीओ इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो यहां पर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सर, जो नेक्स्ट फोकस एरिया है दैट इज एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड रियलिटी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअल में क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से अवेलेबल है, क्या ग्राउंड रियलिटी इसका है। अभी भी बहुत जगह पर लोगों को गंदे पानी पीने पड़ते हैं, क्या चैलेंजेज है, गवर्नमेंट का इसमें क्या पॉलिसी है, और आपका एज एन एनजीओ इस पर क्या सोच है, इसके ऊपर आपको रिसर्च करके आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट देना है। इसके लिए आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेवेंथ फोकस एरिया है दैट इज वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ डॉक्टर्स। सर आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि डॉक्टर्स किस प्रकार से आपके हमारे सभी के सेवा में कार्यरत होते हैं। कभी गलतियां होती हैं, कभी गलतियां नहीं होती है, नॉर्मल, क्योंकि डॉक्टर्स डॉक्टर है, भगवान नहीं है सर। अब किसी का डेथ हो गया तो जो डिसीज्ड पर्सन है, जो पेशेंट था, उसके रिलेटिव सीधा डॉक्टर के कॉलर पकड़ते हैं, उनका कॉलर पकड़ के उनके ऊपर हाथापाई करना, उनके साथ उनको मारना, उनके हॉस्पिटल को तोड़ना, आगजनी करना, यानी लॉ को अपने हाथ में लेकर के, कानून को अपने हाथ में लेकर के डॉक्टर्स के ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करना शुरू करते हैं। तो किस किस प्रकार के वायोलेंस होते हैं, उसके लिए जो ग्रीवांसेज हैं उसका क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इस प्रकार से जो एक डॉक्टर्स का डिग्निटी का राइट है उसका किस प्रकार से कहां पर वायोलेशन हो रहा है। एक डॉक्टर्स को सर, जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको इंसान भी नहीं समझते कई बार। डॉक्टर देख करके गया 10 बजे रात में, 2 बजे रात में उसको फिर से कॉल कर देंगे छोटी सी बातों के लिए। सर डॉक्टर हैं, उनके भी हेल्थ का राइट है, उनको भी सोना है, आराम करना है। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ड्यूटीज क्या है उनके, क्योंकि अगर आपके हेल्थ के चक्कर में उनका हेल्थ खराब हो रहा है, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से डॉक्टर्स की राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, कैसे उसको सेफगार्ड करना है, इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए भी यहाँ पर एक टॉपिक है, यहाँ पर भी रिसर्च करके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सर फूड एडल्ट्रेशन, जो मिलावट का काम है फूड्स में, खास करके डेयरी प्रोडक्ट में इंडिया में किस प्रकार से मिलावट हो रही है, ह्यूमन हेल्थ पर क्या उसका इम्पैक्ट है, किस प्रकार से कंज्यूमर अवेयरनेस है या नहीं है इसके लिए, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी, क्या लॉज है इसके लिए, उसका किस लेवल तक पालन हो रहा है इंडिया में। तो इन सब टॉपिक पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सर राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। जो सेक्स वर्कर्स है इंडिया में, उनके बच्चों का, नॉर्मल वो भी एक इंसान है सर,
अगर वो सेक्स वर्कर्स के घर में जन्म लिए हैं, इसमें उनका क्या गुनाह है? उनका जो एजुकेशन पर राइट है वो उनको भी मिलना चाहिए। तो समाज में इसका क्या फैक्ट्स है, क्या एक्चुअल पोजीशन है, क्या इसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसमें कहां पर गैप्स है, या समाज के जो ऐसे तत्व, जो फोर्सेस हैं, जो सेक्स वर्कर्स के बच्चों को स्कूल से भगाते हैं या स्कूल उनके जाने में बैरियर्स के रूप में काम करते हैं। कितने बच्चे हैं जिनका एनरोलमेंट हुआ और उनका ड्रॉप आउट हो गया, यानी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, या प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया में 6 to 18 ईयर्स के एज के ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर भी रिसर्च करने के लिए यहाँ पर टॉपिक है इस प्रोजेक्ट में, ये भी कर सकते हैं। 10th है आपका कंपेंसेशन टू विक्टिम्स। जो बाढ़, फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे अभी उड़ीसा में देखा आपने, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर अर्थक्वेक होता है, तो वहां पर जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, क्या स्कीम है, और क्या उसका सही से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जो उनका रिहेबिलिटेशन का स्कीम होता है, जो उनको कंपेंसेशन मिलता है, उसमें कहां पर गैप है, क्या उनको वो सारे कंपेंसेशन, वो सारे पैकेज उनको प्रॉपर तरीके से मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां पर ये भी टॉपिक है आपको रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट है सर आपका रिस्टोरिंग बैलेंस बिटवीन राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। सर हर मानव का अधिकार है हेल्दी एनवायरमेंट का, और उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। अब शहरीकरण के इस होड़ में क्या होता है सर, शहरीकरण के इस होड़ में खास करके वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट या जो भी वेस्ट बोल लीजिए, उनका डिस्पोजल का प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या कंडीशंस है एनवायरमेंट को लेकर के, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी है, और खास करके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2022 जो पास हुआ है, जो ड्राफ्ट है, उसमें किस प्रकार से पोल्यूशन से लड़ने के लिए मैकेनिज्म लाया गया है, सही है नहीं है, आप किस हद तक सहमत उससे होते हैं। इन सब टॉपिक पे आप रिसर्च करके आप यहां पर दे सकते हैं। तो ये सारे सर टॉपिक्स है जहां पर आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एज एन एनजीओ आपका फोकस एरिया कौन सा है, आपके एक्सपीरियंस से कौन सा फोकस एरिया, कौन सा टॉपिक मैच कर रहा है। तो उस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर है सर, कि आपका एनजीओ होना चाहिए या फिर कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, और जो आपकी संस्था है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 3 years ओल्ड, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। और ये जो फोकस एरिया बताए गए हैं, इसमें काम करने का आपका प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर अनुभव आपका होना अनिवार्य है। इसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 20 जुलाई 2023, और बाई ईमेल आपको यहाँ पर प्रपोजल बनाकर भेजना है टू jdr-nhrc@gov.in। यहाँ पर मैंने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको। अब सर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितना मिल रहा है। सर यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपका जो रिसर्च का प्रोजेक्ट है वो अप टू 6 months का है, यानी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट उसको बनाया गया है, तो उसके लिए अप टू 7.5 लाख का आपको फंडिंग यहां पर मिलेगा, ग्रांट मिलेगा आपको। और अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मतलब अप टू 1 year एंड मोर देन 6 months, तो वहां पर अप टू 15 लाख, 15 लाख रुपए का आपको यहाँ पर, 15 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट आपको मिलेगा।
अब सर बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट के लिए फंडिंग यहां पर मिलेगा आपको, फंडिंग का कंपोनेंट्स क्या क्या है। सर जो आपके रिसर्च में स्टाफ्स इन्वॉल्व होंगे, उन स्टाफ का सैलरी, उन स्टाफ का रेमुनरेशन, वो अगर कहीं पर सर्वे के लिए जा रहे हैं, फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल विद बोर्डिंग एंड लॉजिंग ड्यूरिंग फील्ड विजिट्स ये कवर हो जाएगा आपका। आप डाटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का या डाटा प्रोसेसिंग के सिस्टम्स का कुछ, सॉफ्टवेयर का कुछ अगर आप लेकर के आते हैं, तो उसका रेंटल, परचेज कॉस्ट ध्यान रखिएगा नहीं आएगा, उसका सिर्फ रेंटल आएगा इसमें। नेक्स्ट आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो कॉस्ट आपका इन्वॉल्व होगा, वो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट के पार्ट में आ जाएगा। टेलीफोन एंड पोस्टेज का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसके अलावा जो मार्जिनल कुछ छोटे मोटे ओवरहेड एक्सपेंसेज है, ऑफिस मैनेजमेंट का, रेंट का, ये है वो है, सब छोटे मोटे जो खर्चे हैं, ये सारे खर्चे आपके यहाँ पर इन ओवरहेड एक्सपेंसेज आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस कंपोनेंट में आपको एक बजट बनाना है। जो रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है, और करके जो क्वांटम है उस क्वांटम के दायरे में रह करके आप यहाँ पर प्रपोजल आपको मेल करना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो आप प्रपोजल अप्लाई करेंगे, उसका सिलेक्शन का या सैंक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको प्रपोजल सबमिट करना है बाई ईमेल। जो प्रपोजल आप सबमिट करेंगे उसका इनिशियल चेकिंग, या फिर आप बोल लीजिए इनिशियल स्क्रीनिंग होगा उसका। तो जो प्रपोजल आपने भेजा है उसका इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद में कुछ कमियां निकलेगी उसमें, तो जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी क्वेरीज है, वहां से आपको बाई ईमेल आपको इंटीमेट किया जाएगा एनएचआरसी से। उस सारे क्वेरीज का, ऑब्जर्वेशन का आपको रिप्लाई करना है, कंप्लाई करना है उसको। उसके बाद में आपको एनएचआरसी बुला सकती है प्रेजेंटेशन के लिए। तो एज एन एप्लीकेंट एनजीओ आपको जाकर के वहां पर प्रेजेंट करना है, अपना प्रेजेंटेशन देना है अबाउट योर प्रपोजल, कि क्या आपका बजट है, क्या आप काम करने वाले हैं, उसका आउटकम क्या होगा, और किस प्रकार से आपका एक्सपीरियंस है जो आपको इस काम को करने के लिए सक्षम बनाता है यहाँ पर। उसके बाद में एनएचआरसी आपके प्रपोजल को फाइनलाइज करेगी और आपको सैंक्शन ऑर्डर विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको दे देगी। आप यहां से काम करना शुरू करिए। अब बात करते हैं सर कि ग्रांट्स किस प्रकार से, कौन कौन से स्टेप्स में ग्रांट आपको मिलेगा। सर पहली बात, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है यहाँ पर, कोई ईएमडी नहीं है यहाँ पर। आपको जैसे ही प्रपोजल सैंक्शन होगा आपका, आपके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ड्यू और आपका साइन हो जाएगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा 40% का। जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 40% आपको इनिशियल एडवांस फंडिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे ही इस पैसे को आप खर्चा कर लेते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सीए साहब से साइन करा करके, और आपके प्रोजेक्ट का क्या प्रोग्रेस हुआ है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बना करके आप सबमिट करेंगे एनएचआरसी को, तो आपको 40% और मिल जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट 20% है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये आपको मिलेगा प्रोजेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद। ये सब फॉर्मेट है जो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। आप चाहते हैं तो आप